नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। ठीक है। और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसके हमने प्रश्नावली क्रमांक ये जो 3 था, इसे हमने कंप्लीट किया। इसे कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे उसके जो नीचे का कंटेंट है उसे। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बुक से ही पढ़ा दूं, नोट्स ना बनवाऊं। ठीक है, तो आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक। ठीक है, द्विघाती बहुपद मतलब जिसका जो वेरिएबल रहेगा, ठीक है, जो चर राशि रहेगा, जैसे इसमें ये x है, उसका घात क्या रहेगा, 2 रहेगा। द्विघाती बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके मानों को देखेंगे, और उसके साथ ही हम देखेंगे शून्यक। शून्यक का अर्थ है कि ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल है उसका हमें ऐसा मान ढूंढना है, रखना है कि जब उसे हम रखें, ठीक है, तो क्या हो कि पूरा का पूरा मान क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो चलिए इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे वैल्यूज एंड जीरोस। ठीक है, मान और शून्यक ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि माना कोई बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। ठीक है, कोई भी बहुपद दिया है, इसे x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, ये जो बहुपद दिया है यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -6, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1, ये +9, उसके बाद 1 - 6, तो ये हो गया 9 में हम लोग क्या किए, 5 घटा दिया तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक, तो ये क्या मिल गया, x का मान मिला। मतलब x बराबर जब हम लोग 1 रखे तो जो बहुपद का मान आया कितना आ गया, वो 4 आ गया। ठीक है, कब आया, जब x बराबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, ठीक है, उसका मान कितना मिला हमको, 4 मिला। यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि x बराबर 1 रखने पर p1, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल में x बराबर 1 रखने पर मान कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यह x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान है। ठीक है, तो x बराबर बहुपद के लिए क्या मान मिल गया, 4 मिल गया। अब ऐसे ही हम आगे और याद कर सकते हैं। हम x बराबर -1 के लिए ज्ञात करते हैं, x बराबर 2 के लिए ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर 3 के लिए। ठीक है, x बराबर आप जितना भी रख सकते हैं, वो आपका मन है। तो अब हम लोग रख के देखेंगे x बराबर 3। ठीक, x बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, ये वाला हमको वो दिया है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, p1 बराबर इसे 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, फिर p1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 माइनस, फिर ये हो जाएगा 18, फिर ये हो गया प्लस 9। ठीक, तो देखिए ये प्लस 9 में प्लस 9 हो गया 18, फिर ये हो गया -18, और दोनों क्या हो गया, एक प्लस है एक माइनस, तो क्या हो गया, कट गया। तो क्या मिल गया हमको, p1 का मान यहाँ पे मिल गया 0। ठीक है, कब मिला, जब x बराबर 3 रखे तो p1 का मान क्या मिल गया, 0। तो जब कोई भी बहुपद का मान यदि हम 0 पा जाएं, ठीक है, तो यहाँ x बराबर 3 रखने के लिए मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। अतः 3 को हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, 3 को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि बहुपद का मान क्या आ गया है, 0 आ गया है यहाँ पे 3 को रखने से। ठीक है, तो शून्यक क्या है, तो शून्यक क्या होता है, यहाँ पे शून्यक का परिभाषा दिया है। शून्यक क्या है, ठीक है, तो 3 को बोल रहा है शून्यक है, अतः हम 3 को शून्य बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि x बराबर 3 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुपद का मान 0 हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी बहुपद के चर राशि का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए,
बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। क्या है ये शून्यक का परिभाषा है कि कोई भी बहुपद के लिए जो चर राशि है, देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये एक ऐसा मान है जिसे रखने पर क्या हो रहा है, बहुपद शून्य हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 3 को शून्यक कहेंगे। ठीक है, शून्यक कहलाता है, किसका, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर है, आप इसे लिख लेंगे, इतना को नोट कर लेंगे। जो परिभाषा मैंने बताया शून्यक क्या, शून्यक क्या होता है कि चर राशि का ऐसा मान हम बहुपद में रखेंगे जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस चर राशि के मान को क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ठीक है, शून्यक कहेंगे। अब देखिए, अब x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो गया, तो 3 को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। अब निम्नलिखित उदाहरण में क्या करेंगे, बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, नीचे जो एग्जाम्पल है उसमें शून्यक ज्ञात करेंगे, किसका, जो बहुपद दिया है उसका। तो देखिए, ये हमें बहुपद दिया है, उदाहरण क्रमांक 23। ठीक है, इसी वीडियो में कवर हो जाएगा ये। तो इसका हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे, x² - 3x4 का हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका x बराबर पहले 1 रख के देखेंगे। ठीक है, x बराबर 1 रख के देखेंगे। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, x² - 3x - 4 है, इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 - 4 1 - 7, तो -6 आ रहा है। ठीक, -6 आ रहा है। तो x, ये 1 क्या है, शून्यक नहीं है। अब -1 रख के देखा है, -1 रखे देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस ये प्लस हुआ, ये -3 है, अंदर से -1 आया, तो ये प्लस हो गया, ये -4, तो 4 - 4 माइनस, इसको आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि यही जो मान है वो शून्यक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x बराबर 1 के लिए तो देख लिए, अब हम किसके लिए देखेंगे, x बराबर -1 रख के देखेंगे। ठीक है, क्या है समीकरण, x² - 3x - 4। अब यहाँ पे -1 रखेंगे, फिर यहाँ पे भी -1 रखेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा +1 स्क्वायर है, तो फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया +3 और ये -4, तो ये हो गया +4 - 4, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या हो गया, ये 0। ठीक है, तो x बराबर जो -1 है उससे क्या हुआ, ये बहुपद 0 हो गया, तो इसीलिए x बराबर -1 को हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक, क्योंकि शून्य हो गया, x बराबर -1 के लिए मान शून्य हो गया। ठीक है, x बराबर -1 के लिए मान क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अर्थात x बराबर -1 जो है बहुपद का शून्यक है। ठीक है, आपको क्लियर है। अब देखिए कि x बराबर 1 -1 जो हमें ये मिला है, अभी कैसे मिला, ये वाले बहुपद का हम लोग शून्यक ज्ञात किए, तो यही क्या है, -1 शून्यक है बहुपद का। तो x बराबर -1 के अलावा और भी तो बहुपद हो सकता है। ठीक है, और भी तो अंक हो सकता है जो बहुपद का शून्यक हो। क्या और भी कुछ मान संभव हैं, ठीक है, जिसके लिए बहुपद शून्य हो, यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, x के और भी मान रखने होंगे, लेकिन यदि बहुपद के गुणांकों का उपयोग करें तो हम बहुपद के सभी शून्यक सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी क्या बोल रहा है कि कोई भी बहुपद का शून्यक को सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हो, क्यों, क्योंकि कभी 1 रख रहे हो, कभी -1, कभी 2, कभी -2, कभी 3 माइनस, अब कब होगा शून्यक, कब मिलेगा, यही तो दिक्कत है। तो इसीलिए क्या करना है कि यदि शून्यक ज्ञात करना है आपको, शून्यक को क्या करना है, हमको आसानी से ज्ञात करना है, ऐसे आसानी से, पुस्तक खुद बता रहा है कि कैसे ज्ञात करना है, देखिए आसानी से ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके गुणनखंड को ज्ञात कर लेंगे। जो बहुपद है इसका यदि हमको शून्यक देखना है कि इसका शून्यक कौन सा है, कि x का कौन सा मान रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, पूरा प्रश्नावली बनाया हूँ मैं मध्य पद तोड़ने के लिए, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मध्य पद को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे x² - 3x - 4, इसका हमको एक तो हमको मिल गया शून्यक की -1 है, इसका दूसरा शून्यक देखते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका कैसे होगा याद करने का, इसे आप समझिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड याद कर लेते हैं। ठीक है, तो 3x को तोड़िए, 3x को कैसे तोड़ सकते हैं आप, -4x में एक x जब घटेगा, इसको प्लस करो तभी तो घटेगा,
तो ऋण 3x बचेगा, ठीक है। और AC भी आप देख लीजिए, ये दोनों का गुणा करेंगे 4 एकम 4 आया, और इसका गुणा करेंगे AC फिर भी क्या है 4, मतलब मस्त बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से ये 4 हो जाएगा, और इसमें हम एक x घटा रहे हैं, और इसको कोष्टक में ले लेंगे। जितना को आप जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, उसको हम लोग निकालेंगे बाहर। यहाँ से x निकलेगा तो x - 4, और यहाँ से +1 तो x - 4, x - 4, फिर ये x +1, ठीक है। तो x - 4 इसका एक ठो गुणनखंड मिला है, और x +1 इसका दूसरा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग x - 4 को 0 के बराबर लेंगे तो x का एक मान मिलेगा 4, और यहाँ x +1 को जब 0 के बराबर लेंगे तो x का मान मिलेगा हमें -1, ठीक है। तो यही क्या है, बहुपद के शून्यक है, ठीक। तो एक शून्यक तो पता था कि ये -1 है यहाँ से, और दूसरा क्या है 4। इसको चेक करने के लिए आप क्या करो कि इसको उस बहुपद में रख के देखते हैं, अगर इसका मान 0 हो जाए तब ये 4 इसका क्या है शून्यक। तो जो बहुपद है वो इस प्रकार से है, -4 है जी, -4 है ये। अब 4 रखना है हमको, तो 4 स्क्वायर 3 × 4 - 4, ये हो गया 16, फिर माइनस ये 12 - 4, ये 16 - 16 क्या हो गया, ये कट के 0 हो गया, ठीक। तो दूसरा जो है x = 4, ठीक है। ये बहुपद का क्या है शून्यक है। तो ये बहुपद के हमने क्या किए, 2 शून्यक देखे, ठीक है। 2 शून्यक हमने देखे, तो एक शून्यक हमको मिला x = 4 और x = -1, ठीक। वही चीज़ को यहाँ पे बताया है, x = 4 x = -1 हुआ। फिर दोनों को जो बहुपद है उसको 0 के बराबर लिए, तो गुणनखंड मिला है, उसको 0 के बराबर लेके x = 4 और x - 1, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि x के 2 मान मिले, -1 और +4 के लिए बहुपद का मान 0 है, दोनों इसके शून्यक हैं, ठीक है। -1 और 4 इसके क्या है शून्यक है। अब ऊपर सभी उदाहरण में हमने एक ये गुणनखंड मिला बहुपद के, ठीक है। आपने देखा कि बहुपद के गुणनखंडों को 0 के बराबर रखने पर, अभी हम लोग रखे थे x माइनस ये x प्लस x - 4 आया, इसको 0 के बराबर लिए थे, फिर x +1 को 0 के बराबर लिए तो x = 4 मिला, x = -1 लिया। तो ये जो दोनों गुणांक हैं, ठीक है, ये इसको हम 0 के बराबर लेते हैं, उसके बाद उसका मान निकालते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक प्राप्त हो जाए 0 के बराबर रखने पर, ठीक। यानी गुणनखंड मालूम हो तो बहुपद का शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। हाँ भाई, गुणनखंड ज्ञात हो तुरंत उसको हम लोग क्या करेंगे, ये बहुपद का हमको क्या है गुणनखंड है, ठीक है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बार x - 4 को हम लोग 0 के बराबर लेंगे, और एक बार x +1 को 0 बराबर लेंगे, तो ये x = 4 एक मिल गया, और x = -1 दूसरा मिल गया। जब गुणनखंड ज्ञात हो तो आसानी से शून्यक पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका टॉपिक। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि जो गुणांक होता है, गुणांक क्या होता है, गुणांक, ठीक है। संधि विच्छेद कर डालते हैं इसका, गुणा धन अंक, ठीक है। जो ऐसा अंक जो किसी के साथ गुणा हो रहा हो, ठीक है, गुणांक। तो गुणांक और उसके शून्यक में क्या देखेंगे हम लोग, संबंध देखेंगे, ठीक है। कोई भी द्विघाती बहुपद है उसके हम लोग गुणांक और उसके शून्यक में क्या देखेंगे, संबंध। तो देखिए, ये मान लो एक बहुपद दिया गया है, इसके 2 शून्यक पहले से बता दिए, ठीक है। x बराबर पहला क्या है 3 है, और x = 2 है, ठीक। अब इसका जो गुणांक क्या होगा, गुणनखंड तो ये है, x - 3 है और ये x + 2 है, दोनों को आगे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व भी करके दिखा देते हैं आपको, क्या हो जाएगा x², फिर ये हो जाएगा -2x, फिर ये -3x, फिर ये हो जाएगा +6, ठीक है। फिर कुछ नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो x² - 5x + 6, फिर मिल गया ये समीकरण, ये वाला। तो क्या है, ये जो दिया है ये दोनों क्या है, उसके गुणनखंड। इसके गुणांक में क्या लिख दिया है, ये 1 को, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1, वही है यहाँ इसका गुणांक।
अब बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के गुणनखंड व शून्यक पर विचार करें। चलो इसका गुणनखंड निकालेंगे और शून्यक निकालेंगे। पहले तो इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकलेगा तो शून्यक आसानी से मिल जाएगा जीरो से कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मध्य पद को तोड़ेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे तोड़ने पर, ठीक। तो देखो मध्य पद को कैसे तोड़ा है, ये जो -4x है इसको कैसे लिख सकते हैं, -2x दोनों जुड़ के क्या हो गया, -4x, ठीक। इसे देखिए आप, ये दिया है बहुपद, ठीक है। अब इसको मध्य पद को तोड़ेंगे हम लोग, मध्य पद को, ठीक। तो ये -4x को क्या लिख दिया है यहाँ पे, -4x को -2x लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए -2x, ठीक है। +1 तो +1 में ही है। अब इसके बाद ये दोनों को कोष्टक में लिए, जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखो यहाँ 4x² है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x × 2x लिख सकते हैं, दोनों को गुणा हुआ 4x², तो 2x यहाँ से कॉमन आ गया, तो एक 2x यहाँ अंदर में बच गया, ठीक है। और ये 2x तो पहले से यहाँ है तो ये भी गया, तो क्या बचा वहाँ पे, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या किए कि -1 निकाले, तो ये जो +1 था वो क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये हमको क्या मिल गया, उसके गुणनखंड मिल गया, जो बहुपद है उसका क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया। अब गुणनखंड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर लेंगे, ठीक। यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन निकाल लिए हैं। 2 कैसे कॉमन निकले, तो देखो यहाँ पे ये लिखा है 2x - 1 फिर 2x - 1, ठीक। अब 2x - 1 इसके अंश में और हर में क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके भी अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब दोनों में 2 को निकालेंगे कॉमन, ठीक है। 2 आया, यहाँ हो जाएगा x - 1/2, और यहाँ से भी 2 आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा x - 1/2, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 का गुणा हुआ 4, x - 1/2, x - 1/2, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका जो गुणनखंड है वो हमको क्या मिला है, ये वाला प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो हम लोग निकाले अभी। तो स्पष्ट क्या मिला कि जो x - 1/2 है, तो x = 1/2, यही क्या है, बहुपद का शून्यक होगा। क्यों, इसको 0 के बराबर लेंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे उधर, नोट कर लेंगे, आप समझ लेंगे वीडियो को रोक के भी। अब देखो 2 शून्यक मिले हमारे, 2 शून्यक कौन कौन से मिले, इसको हम लोग 0 के बराबर लेते हैं, और दोनों तो बराबर हैं, तो x = 1/2 और दूसरा भी 1/2, ठीक है। तो ये क्या है, इसका शून्यक है 1/2। अब एक और अब 2 ठो देखिए गुणनखंड, पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि इसका गुणांक क्या है, 1 है, और इसमें देखिए कि इसका जो गुणांक है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो पहला जो समीकरण था उसमें 1 है और दूसरा जो समीकरण था उसमें 4 है। क्या दिख रहा है खास पैटर्न हमको, कि उसका गुणांक 1 है, गुणनखंड के रूप में लिखा है, और इसी प्रकार अभी जो निकाले ये वाला समीकरण x² का गुणांक क्या है, 4 है, उसके एक गुणनखंड के रूप में लिखा है। यानी हम बहुपद ax² - bx - c को जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, यहाँ प्रश्न बनता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप, ये समझने वाली चीज़ है। यानी से हम बहुपद, जो ये है एक व्यापक रूप है बहुपद का, ठीक है, द्विघाती समीकरण के रूप में, ये बहुपद को जिसके शून्यक, ठीक है, ax² - bx - c को इसके शून्यक क्या है, a और b, मतलब इसका 2 मान है, ठीक है। और दोनों मान को रखने पर क्या होगा, ये जो बहुपद बोल रहा है ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तथा a b c एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो समीकरण है उसको हम गुणांक को लिखते हैं पहले, ठीक है। तो ये बोला है कि उसके जो शून्यक है, तो शून्यक ही तो क्या होगा, गुणांक होगा, क्योंकि इसके बाद हम लेंगे अल्फा है ना,
और तो एक्स का क्या आ जाएगा अल्फ़ा, ऐसे बनाऊंगा मैं अल्फ़ा ताकि आपको समझ आए, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, इस प्रकार से, तब आपको समझ आए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ए क्या है, एक वास्तविक संख्या जो क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्या किए हैं कि जो समीकरण ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी है, इसको इसका गुणनखंड बोला है कि शून्यक है। शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा को बताया है, तो एक्स बराबर अल्फा, ये इस प्रकार से लिखाएगा तब तो हमको मिलेगा, तो एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 और एक्स माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है। यही दोनों क्या बनेंगे, गुणनखंड, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये क्या है, ये जो समीकरण है इसका क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड क्यों है, क्योंकि अल्फा और बीटा उस समीकरण के क्या है, शून्यक है, ठीक है। और गुणांक को शून्यक में बदल सकते हैं, ठीक है, गुणांक को शून्यक में बदल सकते हैं, क्यों बदल सकते हैं, जैसे एक्स माइनस अल्फा है, 0 के बराबर लो तो एक्स बराबर ये आ गया, तो ये गुणांक था, अब ये शून्यक बन गया, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो देखिए ये जो समीकरण है इसको गुणांक को लिखा, ठीक है, और यहाँ पे के क्या है, के गुणांक है, ए वास्तविक संख्या कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, जहाँ जिसमें यहाँ पर हमको 4 मिला है, ठीक है, ऊपर वाले में हमको यहाँ पर 1 मिला है, ठीक है, उसी प्रकार के भी क्या है, उसका एक गुणांक है, ठीक। अब जहाँ के क्या है, वास्तविक संख्या, के भी एक वास्तविक संख्या, ए भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन के और ए, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, ए भी 0 के बराबर नहीं है, दोनों वास्तविक संख्या, ठीक है, गुणांक है, के बराबर ए है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये जो समीकरण है ये वाला, इसका गुणा कर दिया है, यहाँ पे लिखा है गुणा करने पर, गुणा करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो एक पक्ष तो ऐसी है, ये वाला बस को किया है, तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर, नहीं, ये वाला पक्ष तो सेम है, आप लोग देख लो, इसमें नहीं है, इसका बस गुणा किया है, तो के, फिर क्या है, एक्स माइनस अल्फा है, एक्स माइनस बीटा है, तो के को भी बाहर रखो, अंदर का गुणा कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, फिर ये अल्फा एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस माइनस हो गए, फिर के का अंदर में गुणा कर दो, रुको अभी रहने दो, ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्स को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा, और ये माइनस को भी बाहर रखते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और ये एक से जो कॉमन निकला है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ये प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब के का अंदर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा धन बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये समीकरण बनेगा। कब इसको हल करेंगे तो उसी प्रकार से ये वाला क्या है, समीकरण आया है, ठीक है। और यहाँ पर के आएगा, के का गुणा हुआ है, एक में हुआ है तो दूसरा में भी के का यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, ठीक, ये आ गया गुणा करने पर। अब इसके बाद देखो इसके दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों एवं अचर पद की तुलना करो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है, एक्स का गुणांक क्या है, ये ऋण सहित के धन अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा धन बीटा, फिर और एक अचर राशि बोल रहा है तो ये पूरा है, ठीक है। तो जब हम इसका तुलना करेंगे, ये जो समीकरण है, तो इसका तुलना एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से करेंगे, तो ए का क्या मान मिलेगा, ए का मान मिलेगा के, बी का मान क्या मिलेगा, ऋण के अल्फ़ा धन बीटा, ठीक है, और सी का क्या मान मिलेगा, के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, 3 मान मिले हैं हमको, देखो ए का मान मिल गया के, ये वाला, बी का मान मिल गया ऋण के अल्फ़ा धन बीटा, ऋण के अल्फ़ा धन बीटा, और सी का मान मिल गया के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो 3 मान हमें क्या हो गए, मिल गए 3 मान तीनों के। अब देखिए ये एक मान मिला, दूसरा मान मिला, तीसरा मान मिल गया, तीनों मान मिल गए। अब हम लोग ए बराबर के को तो रहने दीजिए आप, ए बराबर के, ठीक है, ये तो है ही, यहाँ से भी है। अब बी के मान को देखो, बी बराबर क्या है, माइनस के
अल्फा धन बीटा। ठीक है, अब काम करते हैं, के को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो बी बटे के हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में ना ऋण का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा। ठीक है, दोनों पक्षों पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह अब इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण बी बटे के बराबर अल्फा धन बीटा। ठीक है, के बराबर क्या है, के बराबर क्या है, ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण बी बटे ए बराबर अल्फा धन बीटा। ठीक है, और जो समीकरण हमें यहाँ पर बोला है तो उसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो जो शून्यक है अल्फा बीटा, तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का योग हो रहा है अल्फा और बीटा का, तो उसका मान क्या है, ऋण बी बटे ए। तो यहाँ पर हम एक चीज बोलेंगे कि शून्यकों का योगफल, ठीक है, जो अल्फा धन बीटा है उसका मान क्या है, ऋण बी बटे ए है। ठीक है, इस प्रकार से किस चीज़ का फार्मूला निकाल डालें, शून्यकों का योगफल। ठीक है, उसी को यहाँ पर बोला है कि शून्यकों का योगफल को मान इस प्रकार के है। ठीक, तो ऋण बी बटे ए कैसे आया, तो ये यहाँ से आया है, देखो ए धन बी। और उसी प्रकार जो सी है इसे आप देखिए, सी को देखिए, सी बराबर है के अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा को इधर रखिए, सी को इधर, के को क्या करेंगे, गुणा हो रहा है तो इधर होकर भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों, ठीक है, का गुणनफल बराबर सी बटे ए, तो इसको हम सी बटे ए लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर के है। ठीक है, तो सी बटे ए। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हम लोग क्या किए, ज्ञात कर लिए दो फार्मूला ज्ञात। ठीक है, नोट्स बनाने का ज़रूरत भी नहीं है आप लोग को, आप केवल समझते जाइए। ठीक, क्योंकि ये योगफल का निकाल लिए हम लोग और ये गुणनफल का निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ऋण बी बटे ए। ठीक, कोई भी समीकरण दिया होगा उसको हम लोग इससे तुलना करेंगे, उसके बाद उसका जो शून्यकों का योगफल रहेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, ऋण बी बटे ए, और जो शून्यकों का गुणनफल रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, सी बटे ए। ठीक है, ये दोनों क्या है, सूत्र है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण है 24, इसी के साथ हो जाएगा। एक समीकरण दिया है, ठीक है, 6x स्क्वायर धन 13x धन 7, इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये जो समीकरण दिया है इसका हम लोग ये जो समीकरण दिया है इसका तुलना हम लोग इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से। तो चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत आसान है। 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान मिलेगा हमको 6, ए का मान मिला 6, बी का मान मिला 13, सी का मान मिला 7। ठीक है, इस प्रकार से मान मिल गए। मान मिलने के बाद जो फार्मूला मैंने आपको ऊपर ज्ञात करके दिखाया, ठीक है, कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, ऋण बी बटे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ऋण सी बटे ए। ठीक है, तो दोनों में हम रखेंगे मानों को। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल ऋण बी बटे ए, तो यहाँ पे बी का मान क्या है 13 और ऋण 13 हो जाएगा क्योंकि ऋण पहले से है, और ए का मान है 6। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल का मान होता है सी बटे ए। तो सी क्या मिला है हमको, सी मिला है 7 और ए मिला है हमको 6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शून्यकों का योगफल है और गुणनफल है, ठीक है, प्रश्न आ जाते हैं आपसे निकालने के लिए, तो ये वाले फार्मूला से आपको निकालना है। ठीक है, शून्यकों का योगफल मतलब ऋण बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल मतलब सी बटे ए। ठीक है, उसको केवल रख देना है और जो भी समीकरण देगा उसका ये तुलना व्यापक रूप से करना है, तो मान निकल जाएगा आपको ए बी सी का। ठीक है, उसके बाद मान को रख देंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, इसके बाद आपका ये प्रश्नावली 4 में पहुँच जाएंगे। तो चलिए ये एग्जाम्पल 25 को देखिए आप, ये दे दिए हमको समीकरण 4x स्क्वायर 4√3x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल याद करना है। ठीक है, तो जो समीकरण दिया है उसकी तुलना हम लोग एक्स स्क्वायर धन बी से करेंगे, तो हमको ए का मान मिल जाएगा। यहाँ तो हम लिख देते हैं कि जो समीकरण दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x
प्लस 3, इसका हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान निकल जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान मिल जाएगा 4, b का मान मिल जाएगा 4√3 और c का मान मिल जाएगा 3। ठीक है, तीनों मान मिल गए। मिलने के बाद रखिए मान को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 और 4 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बन गया √3 -√3। ठीक है, और c बटे में c का मान 3 है और a का मान 4 है। ठीक है, ये भी कंप्लीट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो चैप्टर था, ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैं ये जो बताया हूँ कि जो शून्यकों का जो अल्फा धन बीटा, मतलब जो शून्यकों का है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अब प्रश्न में, तब तक